छत्तीसगढ़ के धान किसानों को बधाई हो। आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हम हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं जो आपको देखना और जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रयागराज की खबर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि छात्रों से जुड़ा मामला है। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र 4 दिन सड़क पर बैठे रहे। अब आयोग ने छात्रों की मांग मान ली है, ऐलान हो गया है, छात्रों की जीत हो गई है। जुड़े रहिएगा, विस्तार से सब कुछ बताऊंगा कि इसके पीछे कितना संघर्ष रहा है। दूसरी खबर में बात करेंगे साइबर फ्रॉड की। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक रोज नए नए केस सामने आ रहे हैं। आज फिर हमारी टीम आपके लिए कई रिसर्च लेकर आई है। संभल कर रहिए, मोबाइल उठाइए तो संभल कर, नहीं तो लुट जाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश मसाला किंग बन गया है। देश में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। विस्तार से बात करेंगे। चौथी खबर में बात करेंगे इंदौर की। कल इंदौर क्यों सफाई में नंबर 1 है दिखाया था, आज दिखाएंगे कैसे इंदौर स्मार्ट बन रहा है। ट्रैफिक को लेकर नया नियम आ गया है। पांचवी खबर में बात जनजाति समाज की करेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजाति समाज का खूब सम्मान हो रहा है। कल भी जसपुर से आई तस्वीरें दिखाई थी और सुनाया था सीएम क्या कह रहे हैं। जनजाति संस्कृति की चिंता मतलब सनातन की चिंता करना है। आज इसी पर हमारी टीम ने पड़ताल की है, विस्तार से दिखाएंगे। छठी खबर में बात करेंगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव की। वोटिंग 50% हुई है। इतनी कम वोटिंग से किसको फायदा, किसको नुकसान होने वाला है, विस्तार से आपको विश्लेषण दिखाएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो गई। एक एक तस्वीर दिखाएंगे कहां क्या माहौल है और आखिर आपको छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर, प्रयागराज के छात्रों को जीत मिल गई है और ये बहुत बड़ा आंदोलन था। छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा था। प्रयागराज में छात्र 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी पीएससी से छात्र मांग कर रहे थे कि पीसीएस प्री की परीक्षा एक दिन एक ही शिफ्ट में हो। अब प्रशासन ने मांग मान ली है, फैसला आ गया है। बहुत बहुत बधाई हो, छात्रों की जीत हो गई है। अब पीसीएस प्री की परीक्षा एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होगी। पिछले 4 दिन से प्रयागराज से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही थी। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने छात्र 11 नवंबर से धरने पर बैठे थे। आज चौथा दिन था। आज तो सुबह सुबह परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। 4 दिन चले छात्रों के इस प्रदर्शन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। सुबह 6:30-7 बजे से यहाँ पे आए थे। हमारी केवल एक ही मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। पार्शियलिटी बिल्कुल खत्म कर दें। क्यों? 10,000 छात्र और फॉर्म डालते तब भी केंद्र पर पेपर हो जाता। आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? तक हमारी 1 डे 1 शिफ्ट की और नो नॉर्मलाइजेशन की अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये चलेगा। न यहाँ से हटेंगे, न रुकेंगे, न थमेंगे। आप एक स्टेप आगे बढ़िए, आपका हल निकल जाएगा। आपका हल निकल जाएगा। सड़क पे बैठ के हल नहीं निकलेगा। छात्र इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर बैठे तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सपा से लेकर कांग्रेस तक सरकार पर सवाल उठाने लगी। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग बन करके खड़ा हो गया है। जब से ये सरकार आई है इन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं दी। लाठी चलाने वाली सरकार है, बच्चों को जबरदस्ती लाठी मार रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। 4 दिन चले इस प्रदर्शन के बाद यूपी लोक सेवा आयोग छात्रों के सामने झुक गया और आज यूपी लोक सेवा आयोग की हाई लेवल बैठक बुलाई गई।
जिसके बाद 4 बजे लोक सेवा आयोग ने ऐलान कर दिया कि अब परीक्षा एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होगी। इसके अलावा आयोग ने आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित भी कर दी है। ऐलान के बाद प्रयागराज में छात्र क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई छात्रों को। आरओ का भी निर्धारण इसी के साथ किया जाए। कमेटी बनाकर छात्रों को छात्र हितों का हनन न करे। अभी के वन शिफ्ट और वन रिजल्ट, वन शिफ्ट वन डे, एक साथ ही जैसे पीसीएस के लिए बात कर रहे हैं वैसे ही आरओ का होना चाहिए। ये हमें कमेटी बनाकर सरकार और ये लोक सेवा आयोग गुमराह करने का कार्य कर रहा है। अभी भी छात्र खुश नहीं है, कह रहे हैं आयोग गुमराह कर रहा है। ये जो अधिकारी सड़क पर बैठे हैं ये भविष्य के पॉलिसी मेकर हैं। इनमें से ही कोई छात्र भविष्य में आपके जिले का कलेक्टर भी हो सकता है। और अगर ये छात्र पढ़ाई छोड़कर 4 दिन सड़क पर बैठे रहे तो ये तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी थी, इसलिए सब कुछ दिखा दिया। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर कौन सी है देख लीजिए भाई। मोबाइल संभल कर उठाना नहीं तो लुट जाओगे। समझ रहे हैं आप? मोबाइल संभल कर उठाना है। क्यों उठाना है संभल कर? ये जो मोबाइल है ये किसी का भी फोन आए तो ऐसे उठा नहीं लेना है, पहले एक बार देखना है ट्रू कॉलर क्या बोल रहा है ये देखना है। समझ रहे हैं? ये सब कुछ देखना है। एक मुद्दा जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब चिंतित हैं, हर कोई अलर्ट है। मुद्दा साइबर फ्रॉड और साइबर फ्रॉड का ही एडवांस तरीका डिजिटल अरेस्ट इन दिनों खूब फल फूल रहा है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है, लेकिन साइबर ठग है कि मान नहीं रहे। रोज नए नए केस सामने आ रहे हैं, इसलिए आज साइबर ठगी पर विस्तार से बात करना जरूरी हो गया है। डिजिटल अरेस्ट का ताजा मामला भोपाल का है। भोपाल में साइबर ठगों ने टेलीकॉम कंपनी के एक इंजीनियर को 6 घंटे तक उनके ही घर में डिजिटली अरेस्ट रखा। भोपाल के गायत्री नगर में रहने वाले प्रमोद कुमार ने वीडियो कॉल करके डराया, धमकाया और 24 घंटे तक निगरानी में रहने को कहा। प्रमोद के मोबाइल में किसका कॉल आ रहा था ये भी साइबर ठगों को पता चल रहा था। इस वजह से वो किसी का फोन भी नहीं उठा पा रहे थे। पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए कि प्रमोद के साथ हुआ क्या है। सबसे पहले एक कॉल आया। कॉल कट होने के बाद प्रमोद के फोन में दूसरी बार वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही स्क्रीन पर पुलिस यूनिफॉर्म में 3 लोग दिखे। सब कुछ देखते समझते जाइए कैसे लूटा जा रहा है। तीनों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। तीनों ने कहा कि आपको नंबर से फिरौती मांगी गई है, कॉल मत कट करना। आपने जुर्म किया है, इसकी सजा 3.5 लाख का फाइन और 2 साल की सजा। इन सब के बाद जब प्रमोद के बॉस ने भी उन्हें कई कॉल किए और उन्होंने नहीं उठाए, तब देर रात को प्रमोद के बॉस उनके घर पहुंचे। जब कई बार खटखटाने पर प्रमोद ने दरवाजा नहीं खोला तो प्रमोद के बॉस ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने आकर के भोपाल क्राइम ब्रांच की मदद से प्रमोद का रेस्क्यू किया। बताइए भला कितने नए नए तरीके से लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। सबसे पहले साइबर फ्रॉड के विक्टिम की प्रमोद की प्रतिक्रिया सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। जब ऑफिस वगैरह देखा तो मेरा भी संतुलन बिगड़ गया कि ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी आईडी किसी ने शायद यूज की हो उसको और ये सारी बातें सच हों। तो उस टाइम पे मेरे को ये डिसाइड करने का वो नहीं मिला कि मैं मतलब ये मेरे साथ फेक हो रहा है। मेरा स्क्रीनशॉट उस पे दिखा बैकग्राउंड पे उनके पे कि मेरे जो कॉल आ रहे थे वो वहाँ पे मतलब डायल हो रहे थे कि ये कॉल आ रहा है, इनकमिंग कॉल ऐसे करके। तब मेरे को लगा कि ऐसा तो नहीं है, ये कुछ फेक एक हो। तो फिर मैंने धीरे से जाके जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह था उसको डिलीट मार दिया तुरंत उसको। लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये रियल है। मेरे को यही लगा कि ये रियल मतलब पुलिस वाले हैं। बस इतनी बातचीत के बाद आप जानना चाह रहे होंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए आप अपनी स्क्रीन देख लीजिए, विस्तार से सब कुछ आपको बता देते हैं। डिजिटल अरेस्ट किसी को भी ब्लैकमेल करने का एडवांस तरीका है, कह लीजिए ब्लैकमेल करने का डिजिटल तरीका है, और इसका शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। अब डिजिटल तरीके से ठगी की जा रही है तो वही लोग शिकार बनते हैं जो डिजिटली ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कहते हैं ना कई बार ज्यादा ज्ञान अपच हो जाता है।
इसमें जिसके साथ ठगी करनी होती है उसे नकली पुलिस बनकर धमकाया जाता है और फर्जी केस उसके नाम पर बताकर जबरन पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। समझ गए पूरा तरीका बता रहा हूं। अब ये भी जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत होती कैसे है। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल से होती है। फोन करने वाला खुद को पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताता है और जिसको भी फोन किया जाता है उससे सीधे कहा जाता है कि आप आपराधिक एक्टिविटी में शामिल हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। इतने में तो सामान्य आदमी क्या है, इतना सुनते ही कई लोग डर जाते हैं और डराने धमकाने के बाद दबाव बनाकर उनसे कई तरह की जानकारी मांग ली जाती है और पैसे भी ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। ये तरीका इसलिए आपको इतने विस्तार से बता रहा हूं ताकि आप सावधान रहें। अब तक आप समझ गए होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, लेकिन हम आपको खबर का हर पहलू बताएंगे। आपका चैनल आपकी फिक्र करता है, इसलिए आपको यह भी बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट से बचना कैसे है। एक बार फिर से स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे प्रमुख उपाय तो जागरूकता ही है। बिना जागरूकता के तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। जागरूक व्यक्ति ही अलर्ट रह सकता है। किसी भी अनजान कॉल पर कोई जानकारी शेयर ना करें। फोन उठाने से पहले यह भी देखें कि कहीं नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है, क्योंकि साइबर ठग अक्सर कंप्यूटर कॉल करते हैं और कंप्यूटर कॉल पर नंबर 9 अंक का ही होता है। ये भी सब आपको बता रहा हूं। नंबर भी गिन लीजिएगा कि अरे भाई 10 नंबर है कि नहीं। कभी भी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर ना करें। इस तरह का कॉल आने पर अपने परिवार वालों को जरूर बताएं और अगर कोई डराने धमकाने का प्रयास करे तो पुलिस तो है ही, रिपोर्ट लिखाइए, शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत बताइए। डिजिटल अरेस्ट के बारे में सब कुछ विस्तार से जान गए होंगे तो उस पुलिस अधिकारी को सुनना भी जरूरी है जिसने पीड़ित प्रमोद कुमार को डिजिटल अरेस्ट के चुंगल से छुड़ाया है। सुन लीजिए। मैं इसको डिजिटल अरेस्ट के अलावा एक शब्द और नाम देना चाहूँगा कि मोबाइल पर नकली पुलिस बनकर पैसे की ठगी। ये अगर ये बात हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो जनता, जो लोग डिजिटल जो वर्ड्स नहीं जानते, इस टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते, मजदूर वर्ग, वो उस तक बातें पहुंचेगी। ये इंटरस्टेट गैंग होता है। इस गैंग में एक स्टेट में व्यक्ति बैठता है, वो कॉल करता है, दूसरे स्टेट में खातों में ट्रांसफ़र होता है और तीसरे चौथे स्टेट में पैसा विड्रॉ होता है। तो विड्रॉ कैश में एटीएम से विड्रॉ, एक तरह की मोडस ऑपरेंडी कार्य प्रणाली इस तरह की, तो हम लोग ये पहले से लोगों को अवेयर करते रहें। ये तो साइबर फ्रॉड का ताजा मामला था भाई साहब, इसलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। लेकिन देश और मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़े बहुत बड़े हैं और चौंकाने वाले हैं। केवल मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 1.5 साल में 57 लोग डिजिटल अरेस्ट हुए हैं, 57 लोग। और केवल मध्य प्रदेश में ही डिजिटल अरेस्ट से 17 करोड़ की ठगी की गई। 17 करोड़ रुपए ठग लिए गए मोबाइल के चक्कर। अब आपको मध्य प्रदेश में हो रहे डिजिटल अरेस्ट की कुछ घटनाएं भी बता देता हूं जो हाल ही में हुई है, अभी हो ही रही है। 13 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के खंडवा में एक नर्सिंग ऑफिसर को 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसकी सहेली से 50,000 की ठगी भी की गई। इसके पहले 9 नवंबर को राजधानी भोपाल में ही दुबई के एक कारोबारी को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया है, 6 घंटे तक। 8 अक्टूबर को इंदौर में 65 साल की एक महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 46 लाख रुपए ठग भी लिए गए। 5 अक्टूबर को इंदौर के ही एक वैज्ञानिक को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 6 दिन आप समझ रहे हैं, 6 दिन तक अरेस्ट रखने के बाद वैज्ञानिक से 71 लाख रुपए ठग लिए गए। और इसी साल 13 अगस्त को उज्जैन के एक रिटायर्ड बैंक अफसर को डिजिटल अरेस्ट करके 39 लाख की ठगी की गई। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आप सभी डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें, जागरूक रहें और किसी भी समस्या पर डरे नहीं, पुलिस को जरूर बताएं। आपको सावधान करना था, सब कुछ विस्तार से बताना था। इस रिपोर्ट को बस देख लेंगे तो आप ये डिजिटल अरेस्ट का जो एक पूरा मामला चल रहा है इससे बच पाएंगे, अपने आप को सावधान रख पाएंगे। इसलिए सब कुछ इतने विस्तार से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये देख लेते हैं। मसाला किंग बन गए हैं आप। अभी कुछ दिन पहले ही खबर दिखाई थी आपको कि उज्जैन में MDH मसाले का कारखाना लग रहा है और अब खबर आई है कि मध्य प्रदेश मसाला किंग हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन कहाँ होता है जानते हैं? आपके भारत में। हाँ, हमारे भारत में। और भारत में भी सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन कहाँ होता है ये भी जान लीजिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में होता है। आंकड़े आ गए हैं। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है। बधाई हो भाई, मध्य प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधाई हो। मसाला
फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है मध्य प्रदेश ने। अब इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है तो सोचा आज मसालों पर विस्तार से बात की जाए, क्योंकि शॉर्टकट अपने से आता नहीं। अपन हर खबर को विस्तार से आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं। तो एक बार स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। मध्य प्रदेश 54 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मसाला उत्पादन करके देश में नंबर 1 बन गया है। 54 लाख। साल 2021-22 में मध्य प्रदेश में 8,23,918 हेक्टेयर में मसाले की खेती की गई, जो साल 2023-24 में बढ़कर 8,82,419 हेक्टेयर की हो गई, जिसकी वजह से साल 2023-24 में मध्य प्रदेश में 54,167 मीट्रिक टन मसाले का उत्पादन किया गया, जो साल 2021-22 में 46,74,807 मीट्रिक टन था। 54 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मसाला उत्पादन करके मध्य प्रदेश मसालों का बादशाह बन गया है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का कायाकल्प होने वाला है। कायाकल्प होने वाला है। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति आ गई है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का कायाकल्प होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए इस नई औद्योगिक नीति को लाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने नई औद्योगिक नीति को जारी किया है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण श्री ओपी चौधरी जी, श्री केदार कश्यप जी, राम विचार नेताम जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, श्री प्रभात मलिक जी, निदेशक उद्योग विभाग, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग विभाग के अधिकारीगण, विशेषकर जिन्होंने बहुत मेहनत किया है इस उद्योग नीति को बनाने में, और आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे उद्योगपतिगण और मीडिया के साथीगण, आप सब लोग आज के इस अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबका जय जोहार करता हूँ। हमारी सरकार के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। इन महीनों का हर दिन हमने छत्तीसगढ़ के भविष्य के निर्माण के लिए खर्च किया है। आज का यह दिन भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम अपनी नई औद्योगिक विकास नीति लागू कर रहे हैं। मैं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस नई औद्योगिक नीति का निर्माण सभी की सहभागिता से किया गया है और सभी की सहभागिता से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य में मीडिया के साथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से यह राज्य की 6वीं उद्योग नीति है। प्रत्येक नीति 5 वर्षों के लिए बनाई जाती रही है। प्रत्येक 5 वर्षों में सरकार की प्राथमिकता, सरकार एवं प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकताएं, रोजगार के नए अवसरों के स्रोत एवं प्रकार समय समय पर बदलते रहते हैं। आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों एवं बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर अब तक उद्योग नीतियों का निर्धारण किया जाता रहा है, परंतु यह पहली बार है जब हमने देश की स्वतंत्रता के अमृत काल के साथ ही विजन 2047 के अनुसार विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लक्ष्य तय किए हैं। प्रदेश के युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण की समस्या को दूर करने का प्रयास भी हमने किया है। इससे भी आगे बढ़कर हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे
20 पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। साथियों, देश में पहली बार किसी राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति को रोजगार परक बनाया है ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। अभी तक प्रदेश की नीतियां उद्योगों के विकास की परिकल्पनाओं पर आधारित होती थीं। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे राज्य में पर्यटन भी एक उद्योग की तरह विकसित होगा। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले निवेश को भी उद्योग की तरह ही तमाम छूटें और रियायतें देने का प्रावधान पहली बार किया है। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है। आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का हेल्थ हब बनाने में सफल होंगे। साथियों, प्रदेश के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि शीघ्र ही जगदलपुर के नजदीक हम 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहां पर अगले 12 माह के भीतर उद्योगों को भूमि आवंटित करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमने निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने के नियमों में ढील दी है। पूर्व के न्यूनतम 20 एकड़ के स्थान पर अब हमने 15 एकड़ भूमि पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हम संभवतः देश में प्रथम राज्य होंगे जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं। हमने इस नीति में इन वर्गों के उद्यमियों के लिए सामान्य वर्ग के उद्यमियों से अधिक अनुदान का प्रावधान किया है। यह नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की हमारी अवधारणा की पुष्टि करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, इस नीति के माध्यम से हमने उनमें से अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारा ध्येय है कि यहाँ के कच्चे माल का अंतिम उत्पाद अधिक से अधिक यहीं पर तैयार हो ताकि स्थानीय संसाधनों से अधिक स्थानीय विकास किया जा सके। शासन स्तर पर हम युवाओं के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों का सृजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच है कि हमारे युवा पाने वालों के साथ साथ देने वाले भी बने, वे उद्यमी बने और स्वयं भी रोजगार के अवसरों का सृजन करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का संदेश दिया है। इस नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने इस लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास किया है। हमने नई नीति में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखा है और उनका निराकरण प्रस्तुत किया है। हमारा लक्ष्य है व्यापार उद्योग की सुगमता से जीवन की सुगमता के लक्ष्य को हासिल करना। हमारी नीति नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी और उन्हें मूलभूत सुविधाएं सहजता से हासिल करने में सहायक होंगी। साथियों, राज्य को देश का कोर सेक्टर हब कहा जाता है। आप सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब देश में लोहे का भाव
पंजाब के गोविंदगढ़ या महाराष्ट्र के जालना में तय नहीं होता। अब यह छत्तीसगढ़ में अब यह छत्तीसगढ़ तय करता है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि यही व्यवस्था अब अन्य व्यवसायों में भी बने। मैं इसके लिए आप सबसे समय समय पर सुझाव भी लेता रहूंगा। हम छत्तीसगढ़ में व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करने में होने वाले व्यय जैसे बिजली, परिवहन, कुशल कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से लगे पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम करने के लिए समर्पित हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक औद्योगिक विद्युत अधोसंरचना जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सप्रेसवे, रेल विस्तार, पावर ग्रिड आदि पर हम प्रतिवर्ष राज्य के जीएसडीपी का 1% व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी समस्या हेतु निराकरण प्रणाली विकसित करेंगे, जिसमें हम 7 दिनों में समस्या निराकरण की जिम्मेदारी लेंगे और जिसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की जाएगी। उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक तरफ हम न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30% सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लाट आपके आवेदन के 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि उद्योग की स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना पड़े। उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सहूलतें दी जाएगी। आपकी सहूलतों के लिए IIM रायपुर के साथ MOU करके वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो आपके घर बैठे आपकी प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे। इस नीति को तैयार करने में आप लोगों के कीमती सुझाव और हमारे अधिकारियों की कड़ी मेहनत लगी है। मैं सभी औद्योगिक संघों, व्यापारिक संघों, शिक्षा संस्थानों, व्यक्तियों और हमारे विभागीय सचिव और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं और विशेषकर हमारे सरकार के उद्योग मंत्री, उनके पूरे विभाग के अधिकारियों को, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस सुंदर औद्योगिक नीति लाने के लिए। सबने बड़ी मेहनत की है और एक बार फिर मैं सभी उद्योगपतिगण, हमारे मीडिया के साथीगण, आप सब लोग इस समारोह में पधारे, इस समारोह को सफल बनाएं, इसके लिए आप सब लोगों का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करते हैं कि सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग खड़ा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं इस औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर इस नई नीति के बाद अब कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और विकास की गति में तेजी आएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगली खबर कहां से है, छत्तीसगढ़ से। और कौन सी खबर है? देखिए, जनजातीय समाज की संस्कृति सनातन का मूल है। भारी भरकम शब्द लग रहा है ना। भारी आयोजन कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, इसलिए भारी भरकम शब्द लिखना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के एक बयान से यह खबर कहां से कहां पहुंच गई है और आज उसका विश्लेषण क्यों करना पड़ रहा है, यह मैं आपको बता देता हूं। 4 वेदों में एक अथर्ववेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी भूमि माता है और हम उनके पुत्र हैं। इस भावना को अपने जीवन में उतारने वाले ही समाज जनजाति समाज। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक
जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए आज विस्तार से जनजाति समाज पर ही बात करेंगे। इतने विस्तार से ये भी दावा है मेरा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपको कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा। कल जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में जनजाति समाज के सम्मान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 2 दिवसीय जनजाति गौरव सम्मान समारोह की शुरुआत हुई। जनजातियों के सम्मान में कल से लेकर आज तक आई रंग बिरंगी तस्वीरों पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बात कही है, जनजाति सनातन संस्कृति का उद्गम है। जनजाति संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता ही है। मतलब जनजाति संस्कृति और सनातन संस्कृति दोनों एक ही है। समझ गए आप? एक है। अब इसके मायने क्या हैं और क्यों मैं इस खबर का विश्लेषण कर रहा हूं, ये भी आप सब कुछ समझ लीजिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम पहुंची, लगभग 500 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर से। इस आश्रम की पूरे देश में चर्चा है। आदिवासियों की जीवन शैली और संस्कृति को बचाने में और सनातन धर्म को बढ़ावा देने में वनवासी कल्याण आश्रम अपना अमूल योगदान दे रहा है। आश्रम कहां है, कैसा है, हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने क्या रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देख लीजिए। देखिए रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता ही है। आदिवासी संस्कृति को बचाने और सनातन संस्कृति की रक्षा करने वनवासी कल्याण आश्रम का निर्माण किया गया। ये वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर में सबसे पहले बना और हम लोग जशपुर में हैं। वनवासियों, आदिवासियों और सनातन की रक्षा के लिए इस आश्रम का संचालन कैसे हो रहा है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने किया, इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी, ये बताने में जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम आ गया हूँ। आश्रम के अंदर एक विशेष प्रदर्शनी कक्ष है जिसके अंदर बहुत सी तस्वीर लगी हुई है और इन तस्वीरों में वो तमाम लोग हैं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, आश्रम के कार्यकर्ता रहे हैं। ये जो शुरुआत में जो ये चित्र लगा हुआ है, ये हमारे देश को आज़ादी करने के लिए बहुत से जनजातीय लोगों ने अपने कुर्बान दिया, जिसका आज के इतिहास में तोड़ मरोड़ करके इनका नाम कहीं पर नहीं है। लेकिन ये जो जितना भगवान बिरसा मुंडा है, रानी दुर्गावती, बुद्धू भगत, रानी माँ गाइडलू, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुर की है, नाग्या कातकारी ये साउथ की है, कुमराम भीम, टांटिया भील, इस प्रकार से अनेक ये जो हमारे जनजातीय क्रांतिकारी हैं, देश के आज़ादी के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है, इसलिए ये हम चित्र लगाए। जनजाति समाज का भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका रही है। आप समझते जाइएगा। इन महान विभूतियों के योगदान को आम जनता तक पहुंचाने का काम जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सनातन और जनजाति समाज को लेकर जो कहा, उसका सच जानने हमारे सहयोगी प्रदर्शनी के बाद आश्रम की लाइब्रेरी में पहुंचे। इस लाइब्रेरी में अनमोल को क्या मिला, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो विस्तार से समझ पाएंगे। रिपोर्ट देख लीजिए।
वनवासी कल्याण आश्रम के पुस्तकालय में आ गया हूँ और मेरे हाथ में एक बहुत ही खास किताब कह सकते हैं ये है। और इस किताब को आप देखिए क्या लिखा है। हाँ, हम हिंदू हैं। लक्ष्मण टोपले जी की ये किताब जो है लिखी हुई है, हाँ हम हिंदू हैं। और इसमें आप देखिए क्या दिख रहा है, इसमें जो वनवासी हैं, जो जनजाति हैं, तीर धनुष लिए हैं और भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हम त्रेता युग की बात करते हैं तो भगवान राम के साथ में सबरी जी का संबंध है। बाकी जो हम जिनको वानर कहते हैं, वानर एक्चुअली वो है ही नहीं है, वो सभी कोई ना कोई वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो भगवान राम को सहयोग किए। हिंदू और आदिवासी को अलग करने का जो यदि देखते हैं तो हम जब हमारा देश तो परातंत्र हुआ तो जब मिशनरी का आगमन हुआ तो उन्होंने वनवासी, क्योंकि बहुत बलशाली था और वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो राजा लोग थे उनके साथ ये एक सहभागिता थी, बराबर का दर्जा दिया जाता था और ये बहुत बलिष्ठ थे। तो अंग्रेज़ों ने प्रयास किया मिशनरी के साथ में कि इनको कैसे तोड़ा जाए और इनको हतोत्साहित कैसे करें। तो इन्होंने कहा ये प्रकृति ने वन क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने इनकी मान्यताओं को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए इनको प्रकृति पूजक साबित किया। ऐसा नहीं है कि जो जनजाति है जिनको एक आदिवासी करके एक बैकवर्ड की तरफ उनको इन्हें पिछला दिखाने का प्रयास किया। वास्तविक में जो आदिवासी है वो मूल तो ये तो जनजाति ही है और उसकी मान्यताएं हिंदू धर्म से कहीं अलग नहीं है। वो शिव के उपासक हैं, भगवान राम को मानते हैं। अभी भी आप गांव में जाएंगे जो बहुत वरिष्ठ लोग मिलेंगे तो वो राम राम ही बोलेंगे। अगर आपके मुख्यमंत्री कहते हैं जनजाति सनातन संस्कृति का उद्गम है तो इस पर विस्तार से बात करना होगा। देखिए, हमारे सहयोगी पड़ताल करने पुस्तकालय तक पहुंच गए और एक किताब भी मिली अनमोल तिवारी को जिस पर लिखा था, हाँ मैं हिंदू हूं। आश्रम के व्यवस्थापक ये बता रहे हैं कि इस किताब में पूरा रिसर्च है कि आदिवासी और सनातन एक ही हैं, दोनों की संस्कृति मिली जुली हुई है। आदिवासी भगवान राम और हनुमान की पूजा करते हैं। समझ गए आप किताब में क्या लिखा है? क्यों बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी नींव रखी गई, ये भी आपको बता देते हैं। आजादी के दौर में जशपुर रीजन में धर्मांतरण काफी ज्यादा हो रहा था। ईसाई भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर अवैध धर्मांतरण करवाते थे। इसी धर्मांतरण को रोकने और आदिवासियों की विरासत को सहेजने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। और आपको पता है, जानते हैं आप, बता देते हैं आपको बता देते हैं कि जशपुर जिले के खड़कोना गांव में साल 1905 में लंदन से फादर लिंकन आए थे। फादर ने जशपुर में 4 परिवारों का धर्मांतरण कराया। साल 2011 की जनगणना के अनुसार जशपुर की 22% आबादी ईसाई है। कितनी? 22%। करीब 2 लाख लोग ईसाई हैं। आजादी से पहले बहुत बड़ी संख्या में यहां धर्मांतरण कराया गया, जिसे रोकने के लिए आजादी के बाद साल 1952 में जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई थी। यह देश का पहला वनवासी आश्रम है, पहला वनवासी आश्रम, इसलिए इतने विस्तार से बात कर रहा हूं। इस आश्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद 4 साल तक कार्यकर्ता रहे हैं और जब भी समय मिलता है सीएम इस आश्रम में जरूर जाते हैं, रहते हैं। और जशपुर में अभी जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो भव्य कार्यक्रम हुआ तो इससे बहुत कनेक्शन था, इसलिए मैंने सोचा आज आपको इतना सब कुछ विस्तार से बता दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजाति की उत्पत्ति सनातन से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है, कौन जीतेगा रायपुर दक्षिण, रिपोर्ट देखिए और जान लीजिए। बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है भाई साहब, सब कह रहे हैं, खुसुर फुसुर कान में कर रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, क्या हो गया है, वोट कम क्यों पड़ा है, कांग्रेस वाले साथ दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और ये भी कह रहे हैं ब्रजमोहन भैया साथ दिए हैं कि नहीं दिए हैं सुनील सोनी का। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में वोटिंग के बाद अब चुनाव फंस गया है। वोट प्रतिशत पहले विधानसभा चुनाव से 10% घट गया है। 1 साल पहले ही रायपुर दक्षिण में 60% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में मतदान 50% पर ही अटक गया है, 50% पर ही अटक गया है, जिसके चलते सबकी टेंशन बढ़ने वाली है। वोटर क्यों रूठ गए हैं, कम वोटिंग से किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान, चुनाव के पहले दिन नेता क्या कह रहे हैं, चलिए सब कुछ विस्तार से बता देता हूं
और सब कुछ आपको विस्तार से दिखा देता हूं। रायपुर दक्षिण का चुनाव बहुत खास है क्योंकि इस सीट पर पिछले 34 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। बिरजू भैया यानी कि बृजमोहन अग्रवाल की रणनीति के आगे कांग्रेस 8 बार फेल हुई, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार का चुनाव एक तरफा नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसे जानते हैं? देख लीजिए, स्क्रीन देख लीजिए, देखिए जरा आप स्क्रीन देखिए। मैं एक गुट चाय पी लेता हूं, गला सूख रहा है। क्योंकि 2,71,000 वोटरों में केवल 50.50% वोटरों ने ही वोटिंग की है। मतलब 1,35,000 के आसपास वोटिंग हुई है, जिसके बाद अब 70,000 वोट में ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। सुनील सोनी और आकाश शर्मा दोनों में से जो 70,000 का जादुई आंकड़ा पार करेगा वही दक्षिण का दंगल जीत लेगा, वही विजेता होगा। हालांकि ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जब दुनिया कयास लगा रही है तो हम क्यों न लगाएं भाई? आप समझ रहे हैं ना? इससे पहले रायपुर दक्षिण के वोटर क्या कह रहे हैं, लोग वोट देने क्यों नहीं गए, इसको भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। मेरा मुख्य कारण उदासीनता, बस किसी का भी हो, हाँ उदासीनता। बीजेपी को फायदा होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है, पक्का। लोग बाग रोजमर्रा कमाने खाने के चक्कर में ये उपचुनाव को उतना ध्यान नहीं देते। जो कैंडिडेट है वो मतलब मुश्किल से 1 से 2 दिन पहले मतलब उन लोग प्रचार प्रसार चालू कर रहे हैं। तो जनता से जो कांटेक्ट बनाना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो नहीं बना पाते। चुनाव में कोई ध्यान नहीं देता, हमेशा सब अपना काम तो देखेंगे ही पहले। आपका जो गली मोहल्ले में होना था वहाँ हुआ नहीं, लोगों की जानकारी बहुत कम है। इसका मुख्य कारण एक ही है कि उपचुनाव है, उपचुनाव में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड आदमी नहीं होते। कम वोट कारण से तो कांग्रेस के ही वोट कटेंगे। पार्टी है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके कारण से भी लोगों ने कम होता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लोग थोड़ा नाराज है। सुन लिया आपने। अब आपको कुछ समीकरण समझा देते हैं जिससे आपको रायपुर दक्षिण का चुनाव समझना आसान हो जाएगा। ये भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 से 2023 तक 5 बार विधानसभा चुनाव हुए। इन सभी चुनावों में बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल की जीत हुई। उनका वोटर शेयर मतलब उनका वोट शेयर 65,000 से 1,09,000 तक रहा है वोटर शेयर, और कांग्रेस के प्रत्याशियों को 40,000 से 60,000 तक वोट मिले हैं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी की ये कोर वोटर हैं, और इसी तरह ही दोनों पार्टी को उनके पारंपरिक वोटर मिले तो बीजेपी चुनाव में आगे रह सकती है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में किसको कितना वोट मिला और हार जीत में कितना अंतर रहा, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए, देख लीजिए जरा। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल को 1,09,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से महंत राम सुंदर दास को 41,000 से ज्यादा वोट मिले। मतलब हार जीत में करीब 68,000 वोट का अंतर। 2018 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल को 77,589 वोट मिले और कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल को करीब 60,000 वोट मिले। मतलब हार जीत का अंतर करीब 17,000 वोटों का ही रहा। 2013 में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल को 81,000 से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस की प्रत्याशी किरण में नायक को 46,000 से ज्यादा वोट मिले। मतलब हार जीत का अंतर करीब 35,000 वोटों का रहा। 2008 में बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल को 65,000 से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी योगेश तिवारी को करीब 42,000 वोट मिले। मतलब हार जीत का अंतर करीब 25,000 वोटों का रहा है। 2003 में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल को 70,000 वोट मिले, 70,000, और कांग्रेस के गजराज पगारिया को करीब 44,000 वोट मिले। मतलब हार जीत का अंतर करीब 26,000 वोटों का रहा। समझ रहे हैं आप? विस्तार से विश्लेषण विस्तार में ही मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा खेल 70,000 वोटों का ही है। बृजमोहन अग्रवाल जब तक चुनाव लड़े बीजेपी को रायपुर दक्षिण से 70,000 वोट मिलते रहे। अब उनकी जगह सुनील सोनी लड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस में एक उम्मीद जगी है। कांग्रेस का मानना है कि बृजमोहन जितना सुनील सोनी को वोट नहीं मिलेगा, जिसके चलते आकाश शर्मा कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक 40,000 के आंकड़े को पार करेंगे, और अगर आंकड़ा बढ़ा तो इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है। कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा और बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी कम वोट प्रतिशत को क्या लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। इस वोटिंग के परसेंटेज गिरने पे कई लोग, अलग अलग राजनीतिक पंडित जो हैं, मुझे अलग अलग ब्यौरा दे रहे हैं कि कई बोल रहे हैं कि नहीं कांग्रेस को फायदा है, कई बार कांग्रेस को नुकसान है, भाजपा को फायदा है।
ये जब पूरे 17 फॉर्म हमारे बूथों के आ पाएंगे तो किन बूथों में वोटिंग क्या हुआ है, किन एरियाओं में पोलिंग ज़्यादा हुई है, कहीं में कम हुई है, इसे पूरा आंकड़ा निकाल पाएंगे। लेकिन जो मुझे वातावरण बताया जा रहा है कि मतलब जब मैं सड़क पर चल रहा हूँ, लोग हैं तो हर 10 में 6-7 आदमी बोल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं मुझे। क्या देखते हैं? कम हुआ है, क्योंकि एक तो था कि कर्मचारी लोग जो है वो ड्यूटी में थे, सब सारे लोग वोट डालने नहीं आ पाए। और उपचुनाव के अंदर में जो होता है कि कई लोगों को लगता है सरकार बन गई है भाजपा की, अब क्या करना है, तो थोड़ी बहुत शिथिलता आई है। लेकिन जो वोट गिरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। चलिए, अब आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अंदर की बात क्या है? मृगेन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृगेन जी, अंदर की बात जरा बता दीजिए। हम लोग तो कयास लगाते रहेंगे जब तक नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? बहुत नेताओं से इस समय गुटरगू चल रही है आपकी, खूब बतिया रहे हैं आप फोन पर। बताइए क्या निकल कर आया सामने? देखिए, अभी आज का पूरा दिन नेताओं का जो रहा वो बूथ पर कितने वोट पड़े और वो बूथ किस पार्टी के पक्ष वाला बूथ है उस पर फोकस रहा। ऐसी चर्चाएं हैं कि 70,000 वोट और 60,000 वोट, जो 70,000 मैक्सिमम लिमिट है बीजेपी की और 60,000 मैक्सिमम लिमिट है कांग्रेस की। कांग्रेस खेमा इस बात को लेकर उत्साहित है कि इस बार वो 60,000 की लिमिट को पार कर जाएगा। हालांकि बीजेपी भी कम नहीं है। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों ने जोड़ घटाना कर लिया और ये माना जा रहा है, और जो हमारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे नेताओं से बात करने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये आया कि हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। कोई भी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि एक तरफा हम जीत रहे हैं या हमारी जीत हो रही है। कुल मिलाकर 3-4-5 हज़ार का जो आंकड़ा रहेगा वो डिसाइडिंग रहेगा। और ये माना जा रहा है कि 5,000 में 50 करोड़ों की चिंता छिपी हुई है। इसलिए मृगेन जी नजर बनाए रखिए, फोन घुमाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर कौन सी है? धान बेचेंगे, मौज करेंगे। कौन? किसान। छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी शुरू हो गई है। किसान धान मंडी पहुंचकर धान बेच रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में, जैसा मेरे सहयोगी कल रवि मेरी ने बताया था, कि धान का खरीदना बेचना यहाँ उत्सव होता है, त्योहार होता है। इसलिए पहले दिन मंडी में पूजा अर्चना किया गया। किसान बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी फसल की कीमत एक साथ एक बार में ही मिलने वाली है। ये कीमत करीब 50,000 करोड़ है। सबसे पहले आपको अलग अलग जिलों से आई तस्वीर दिखा देता हूं। धान खरीदी को लेकर किसान खुश हैं, उत्साहित हैं। ये तस्वीरें देखिए। रायपुर, कोंडागांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, महासमुंद, कोरबा, गरियाबंद सभी जिलों में आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि कहां कितना उत्साह है। सरकार पूरी तरह से ये ध्यान दे रही है कि किसान को किसी भी तरह से धान बेचने में कठिनाई नहीं हो। और इस बात एक और व्यवस्था की है कि धान खरीदी केंद्र में ही अगर किसान को 10,000 रुपये तक कैश की जरूरत पड़ेगा तो वहीं से वो 10,000 रुपया एक बार में प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और कई ठन है अभी खेती बाड़ी में खर्चा लगा है, उसको दोगे। सोसाइटी में हम कर्जा लिया है, उसको देंगे। ऐसा का हम पूरा लेबर को खिलाते हैं, खेती अपना मुँह पाट पुटा को सब बनवाते हैं। घर में अभी साथ शादी करेंगे, बाकी कर्जा से करेंगे। यहाँ कर्जा पटाएंगे, फिर कर्जा निकालेंगे। धान बेच करके और ट्रैक्टर वगैरह का है और उनका किराया का है और कर्जा वगैरह है। जो 1 लाख कर्जा लिए हैं, 90,000 कर्जा, उसको फिर पेमेंट करेंगे। सोना चांदी तो खरीदते ही हैं, बाल बच्चों के लिए सोना चांदी तो खरीदना ही पड़ेगा। इस बार लक्ष्य है कि 50,000 क्विंटल के आसपास खरीदी होना है। आज सिर्फ धान खरीदी का दिन नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए पर्व है, त्योहार है। धान बेचकर कोई किसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, कोई सोना चांदी खरीदना चाहता है, तो कोई कर्ज छूटने की बात कर रहे हैं। मतलब किसानों के लिए खुशियों वाला सीजन है धान खरीदी। आपको भी धान बेचना है तो बता देता हूं कैसे देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए। धान खरीदी केंद्र में बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। छोटे, मध्यम और बड़े के हिसाब से टोकन दिया जा रहा है।
छोटे और मध्यम किसान को 2 बार टोकन दिया जाएगा और बड़े किसानों को 3 बार टोकन दिया जाएगा। टोकन लेकर ही धान मंडी जाइएगा, नहीं तो वापस घर आना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात कि किसानों ने धान बेच लिया तो उनको पैसा कब तक मिलेगा, ये भी आपको बता देता हूं। 72 घंटे भाई साहब, 72 घंटे, उधार का कोई चक्कर नहीं है कि आज बेच दिया आ रहा है 1 साल बाद पैसा। 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा जमा हो जाएगा। इसके लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था कर लिया है। अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। नंबर क्या है देख लीजिए, 0771 2425 463। इस नंबर में किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी समस्या बताना चाहते हैं तो आपको एक नंबर मैं हर दिन बताता हूं, वो नंबर देख लीजिए। आप नंबर देख लीजिए भाई, नंबर है 8282824982। इस नंबर पर अपनी समस्या भेज दीजिए। समाधान की गारंटी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समाधान तो प्रशासन करता है, सिस्टम करता है, लेकिन हाँ उन तक पहुंचाने की गारंटी जरूर दे रहा हूं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।